हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो बेटा आई एम ऑडिबल। भाई 2024 की आज हमारी पहली क्लास है। 2024 की आज पहली क्लास है। नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा। ठीक है। और ऐसा बस कोशिश करेंगे। और मेरी विशेष है कि ये साल आपकी लाइफ में एकदम मतलब कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंज लेकर के आए, बहुत तगड़ा। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका सिलेक्शन होगा। और आपका सिलेक्शन नहीं है, ये आपका सिलेक्शन आपकी पूरी बैकग्राउंड पूरी फैमिली को चेंज करने वाला सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां बच्चे का सिलेक्शन मतलब बच्चे को लगता है सर मैं अपने लिए कर रहा हूं ना। आपसे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपका सिलेक्शन ना मतलब आगे आने वाली मतलब कई पीढ़ियों तक कह सकते हो कि वो जनरेशन को चेंज कर देगा। तो इसलिए कहेंगे कि बेटा ये 2024 बहुत धमाकेदार हो आपके लिए। ठीक है। और हाँ, कोशिश करोगे तो होगी जरूर। ठीक है। कहते हैं ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर सच्चे मन से शिद्दत से कोशिश कर रहे हो तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। तो साउंड परफेक्ट है, सब कुछ ओके है। और स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है। एक बात और बताऊंगा आपको। हाँ, देखो एक अनाउंस कर दे रहा हूं मैं पहले से ही। ठीक है, तैयार है ना। एक तो मैं इस वीक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, पर वो कराऊंगा यूट्यूब पर। देखो बैच चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर भी जाना एक कंपलसरी होता है कि यार हर टीचर को इतने घंटे यूट्यूब पर भी जाना है, जिससे ठीक रहता है। ठीक है, अपना जो भी है। तो बस मैंने सोचा मैं क्या लेकर के आऊं। ठीक है, तो मुझे कुछ नया लाना है। अभी वन शॉट हम लेकर के आएंगे। ठीक है, वो तब जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको पूरा रिवीजन कराएंगे वन शॉट से। वो एक आगे की कहानी है बिल्कुल, मतलब फरवरी के बाद की कहानी है वो। ठीक है, फरवरी के बाद चालू होता है वो मैकेनिज्म। यानी कई बार रिवीजन कराना ना, एक बार एक तरीके से रिवीजन नहीं कराना। नीट के एग्जाम तक मल्टीपल टाइम रिवीजन कराना है, और डिफरेंट डिफरेंट वे में, कि कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि अभी करंट रिवीजन में द्रोणा से करा रहा हूं। ठीक है, तो अभी इस वीक मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन है द्रोणा सीरीज के अंदर। ठीक है, वो मैं ग्रुप पे हम डलवा देंगे। ठीक है, किस दिन किसका आ रहा है पहला। दूसरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि अभी चैप्टर चल रहा है तीसरा, ये तो खत्म हो जाएगा तब। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जिस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो मैं संडे को रिवीजन कराऊंगा, मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा डट के। थ्योरी दोनों में रिवीजन हो जाएगी। और हर संडे, ये मान के चलो मेरा अब किसी संडे को मैं मजबूरी में कहीं फंसा हुआ हूं, ठीक है, बात अलग है। सैटरडे को या एक दो दिन पहले ही आपको अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हर संडे को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, हर संडे को। उस वीक में जो भी टॉपिक एंड हो गया होगा, एंड सपोज वीक में वो टॉपिक एंड नहीं हुआ, क्लियर है, तो उससे पहले के जो टॉपिक एंड हो गए हैं उनको कवर कर लूंगा। ठीक है, अब यानी 12th वाला पोर्शन कंटिन्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में रिवीजन चलता रहेगा। यानी इस संडे को मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले रहा हूं, तो अगले संडे को, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का आधा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग एंड हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो 2 लेक्चर, तीसरा लेक्चर है आज। इसमें 8 9 लेक्चर हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। तो धीरे धीरे, और वो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको स्पीड मेंटेन करनी है। उस सेशन का मेन पर्पस है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन करना है और स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, और ईमानदारी से अपनी एनालिसिस करनी है, यार मेरी स्पीड एक्चुअल में कहां पर है, मैं सर के साथ कर पा रहा हूं या देखो मैं तो समझाता हुआ करूंगा आपको। ठीक है, आपको मुझसे पहले सॉरी आपको मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना है, और उससे स्पीड एनालिसिस होगी। और जब लास्ट में सेशन खत्म होगा, 1 घंटे का सेशन होगा हर संडे को। ठीक है, अब देखो लग ली है नई साल के अंदर, कमर कस लो आप भी और मैं भी। ठीक है, दोनों की डट के मेहनत करनी है, तभी एक बेहतरीन रिजल्ट बन पाएगा। ठीक है, तो उसमें आप एनालिसिस जरूर करोगे 1 घंटे बाद, टेस्ट देना, वो टेस्ट की तरह ही समझो एक तरीके से स्पीड। उसके बाद एनालिसिस करनी है कि यार गलत हुए तो क्यों हुए, क्योंकि सर ने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराए सारे के सारे, फिर भी गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को तुरंत कवर करोगे। ठीक है, तो अभी टारगेट हमारे 2 ही हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस वीक मैं थ्योरी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन दौड़ा में करा रहा हूं, और नेक्स्ट वीक थ्योरी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं दौड़ा में करा रहा हूं। क्लियर है बिल्कुल।
तब तक आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म हो जाएगा, फिर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का द्रोणा में रिवीजन लगा देंगे। और पैरेलल हर संडे को, अब हर संडे को चल पड़ाइए, हर संडे को मैं अपना, हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत संडे एक फैमिली को देना होता है, ठीक है, वो देख लेंगे कभी कभी, ठीक है, दे देंगे इनको एक संडे, ठीक है, नहीं तो हर संडे को रेगुलर चलता रहेगा ये, ठीक है, अपने कमर कस के रखना, ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो अब बस, मैं बिलीव नहीं करोगे, कल भी मैंने इतने सारे बच्चों से डिस्कशन हुआ मेरा, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, कई बच्चे पीजी कर चुके हैं, ठीक है, कई बच्चे एमबीबीएस के लास्ट पड़ाव में, ठीक है, बच्चे बता रहे थे जो पीजी अभी उनका मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ और पीजी स्टार्टिंग की, तो देखिए सर पीजी स्टार्टिंग पर ही 1 लाख प्लस हमें सैलरी मिलना चालू हो जाती है। पीजी स्टार्टिंग मतलब आपने पीजी का एग्जाम क्वालिफाई किया, इसको इंटर्नशिप भी कर सकते हो। तो सर गवर्नमेंट, मतलब बड़ा बच्चा सेटिस्फाई था, सर गवर्नमेंट हमें प्रॉपर मतलब कोई मतलब लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। उससे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा कि सर जो भी स्ट्रगल था सिलेक्शन से पहले था, ठीक है, सिलेक्शन के बाद सर लोग कहते हैं इतना पढ़ना पड़ता है, ये सिलेक्शन वो ये कर, सर कुछ भी नहीं, ठीक है, हम 10 ईयर 12 बड़ा तो मतलब मस्ती की मुझे बात की थी, सर 10 ईयर हम लगाते हैं और 10 ईयर लगा करके 70% नंबर आ जाते हैं, ठीक है, मेनली फोकस हमारा पीजी पर होता है, तो पीजी में मेरा मतलब हो गया, और अब मतलब एंट्रेंस से मतलब 1 लाख प्लस सैलरी, 1 लाख के आसपास तो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है यार, ठीक है, पढ़ने के दे रही है, पढ़ने के, ठीक है, और इसलिए मतलब तभी मैं कह रहा हूं कि आप सिलेक्शन के बाद खुद को चेंज नहीं करोगे, अपने पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर दोगे, ठीक है, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर दोगे, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है, मतलब उसने कहा कि सर इससे अच्छी रिस्पेक्ट, मतलब इससे अच्छी जॉब क्या हो सकती है, उसने मुझे, मैंने सर मैं तू सेटिस्फाइड है, उन्हें की सर सेटिस्फाइड क्या, जिस दिन मेरा मतलब पहला मेरा फर्स्ट प्रॉफ उसमें एंट्री हुई थी, सिलेक्शन हुआ, मेडिकल कॉलेज में गया, तो गार्ड से लेकर के जितने भी लोग थे, डॉक्टर साहब करते हैं, तो एकदम समझ रहे हो, गर्व मुझे तभी मतलब होना चालू हो गया। फिर जब मैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो हमारे जो एचओडीज हैं, तो हम तो बच्चे हैं अभी उनके सामने, हम तो बहुत हाईली रिस्पेक्टिव उनके, भाई उनके आगे हम आसपास भी मतलब घूमने में डर लगता था, ठीक है, तो जब पेशेंट जो हर्निया का केस बता रहा था, वो सर हर्निया केस था, तो पेशेंट ने मना कर दिया इन बच्चों से नहीं दिखाना, तो बच्चे नहीं है, ये डॉक्टर हैं, और जब उस एचओडी ने उनको पुकारा कि डॉक्टर साहब आइए आप चेक करिए, तो मतलब उसने कहा कि सर जो मेरे अंदर की जो भावनाएं थी ना, मतलब एक अल्टीमेट लेवल पर थी, तो एक्चुअल में लाइफ समझ रहे हो चेंज है, बस एक एग्जाम बीच में है, ठीक है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करो, तो स्ट्रगल तो तुम अगर नहीं कर पाते, तुम्हें कोई ना कोई तो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कुछ भी ना कुछ फाइट तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल हर जगह है, ऐसा नहीं हो सकता कि, हाँ एक तरीका है, अगर पिताजी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, उनके बिजनेस को कंटिन्यू कर दो, तो स्ट्रगल शायद तुम्हें नहीं करने को मिलेगी, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, ठेला भी लगाओगे तो अभी स्ट्रगल करने पड़ेगी, क्योंकि 4 ठेले वाले बगल में खड़े हैं, पहले से ठेला लगाए हुए हैं, समझ रहे हो ना, और वो आपके ठेले को लगने ही नहीं देंगे, और लगेगा तो उठने नहीं देंगे, तो स्ट्रगल हर जगह है, ठीक है, तो स्ट्रगल हर जगह है, बस यही है कि अगर आप स्ट्रगल से भागोगे तो कहीं कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, तो करना क्या है, हर चीज को अपना चैलेंज लो, ठीक है, और फाइट करो यार, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो 4 महीने हैं, 4 महीने हैं, हाँ बिल्कुल, वो कह रहा था सर फीलिंग ऐसी आती है कि मतलब देखो सर रिस्पेक्ट पूरा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब इससे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या मिलेगा कहीं पर, ठीक है, उसने ये भी कहा कि सर पैसा भी खूब है, रिस्पेक्ट भी खूब है, और मतलब मेरे पास मतलब उसने कहा कि सर मेरे कल न्यू ईयर था, तो सर मेरे पास इतने कॉल आए हुए हैं, इतने सारे मतलब लोगों के मतलब आए विशेष, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं किसका रिस्पॉन्स दूं, क्योंकि हर कोई मुझसे मतलब भाई डॉक्टर हो जाते हैं तो हर कोई कांटेक्ट नंबर चाहता है, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, एक डॉक्टर एक मतलब एक अलग ही चीज है यार, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसलिए बस 4 महीने बचे हैं यार, इन 4 महीने के अंदर झोंक डालो, अपने को रगड़ डालो, ठीक है, बहुत तोप नहीं है एग्जाम। एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, जो मेरी कंक्लूजन निकली, कल उससे भी मैंने बात की, और उसने भी मेडिकल कॉलेज के बारे में सारे बच्चों के बताया, सर जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं सबने एक ही काम कॉमन किया है, डट के क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मतलब उसने कहा सर मैं मेडिकल कॉलेज से निकला, तो आपने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, जितने कराए थे वो सारे दिमाग में घूम रहे थे, मुझे ये भी पता था कि फिजिक्स का ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूं, सर मैं ये करके आया हूं, क्योंकि ये तब मेरे प्रैक्टिस हुई जब मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्योंकि थ्योरी आप बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, नहीं नहीं याद नहीं होगा, ठीक है, वो भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे, जब तक तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाओगे, पूछ क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और पीवाई क्यू पहले लगाने हैं, ठीक है, इसलिए मैं द्रोणा में पीवाई क्यू लेके चल रहा हूं, ठीक है, बहुत तरीके से लेके चल रहा हूं,
मतलब अपनी तरफ से पूरी 100% एफर्ट लगा रहा हूं। अगर बच्चा ढंग से फॉलो कर गया तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, उसने अपना ज्यादा दिमाग चलाया कि तब कभी कभी मैंने कहा ना, मेरी क्लास के बहुत क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे तो ऑफलाइन के अंदर मैंने ये तो फोड़ेगा और सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और जिसकी उम्मीद नहीं थी नहीं फोड़ेगा वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अंतर पूछा ऐसा क्यों, तो उसने उसने एक्सेप्ट भी किया, सर दिमाग ज्यादा चला दिया था मैंने, दिमाग ज्यादा चला दिया था, इसकी वजह से मैं चीजें गड़बड़ करके आ गया। एक ने कहा सर आंखें बंद करके फॉलो कर रहा था, आपने कहा कूद जाओ, मतलब करो, ये कर लो, ये छोड़ दो, कर लिया, वही करता गया, हो गया। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो चीजें डिपेंड करती हैं कि जब आपके संग पूरी टीम शिद्दत से जुड़ी हुई है और अपना पूरा अपना सोच रही है ये करा दो, ये छोड़ दो, ये करा दो, ये छोड़ दो, हमें एक सब्जेक्ट कराना है, बच्चे को 4 सब्जेक्ट करने हैं, तो बैलेंस लेके चलना है। समझ रहे हो? एक बात ध्यान रखना, एक इन्फेक्शन और फैल रहा है, खांसी वाला, बहुत खतरनाक खांसी है, ये दवाओं से सही नहीं हो रही। एजेथ्रोमाइसिन खा चुका हूं मैं, ठीक है, 6-7 भाई 7-8 दिनों से, पर वो नहीं सही हो रही, पर एक ही ट्रीटमेंट है, कल से मैंने थोड़ा सा किया तो मुझे रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी को इस तरीके से कुछ हो रहा है ना, तो यार गरारे करते रहना, ठीक है, हल्दी नमक के, और स्टीम लेते रहना, इससे इफेक्ट पाया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, समझ गए ना? तो बस अब लास्ट टाइम है, इन 4 महीने के अंदर सोना मत, मतलब सोने का मतलब है डाइवर्ट मत होना। ठीक है, अगर मैं मोबाइल की बात करूं, अभी नहीं है, ठीक है, मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है, मतलब एक ऐसा हथियार है जो, समझ गए ना, किधर भी चल सकता है, तो अपना भी मतलब अपने ऊपर भी चल सकता है, तो ध्यान रखना है इस चीज का कि सही डायरेक्शन में चलाना है उसको। ठीक है, तो बस वही है, क्योंकि भाई आपकी जो एज है उस एज में, समझ स्टेबिलिटी ब्रेन की थोड़ा डाइवर्ट होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको सही डायरेक्शन में चलाना है। और यार 4 महीने दे देना, फिर तो सिलेक्शन के बाद तुम्हें जो करना है वो करना। ठीक है, सिर्फ 4 महीने, अब 4 महीने अपने को मतलब डोनेट कर दो। ठीक है, सर दे दिया आपको। ठीक है, यूट्यूब पर मैं खुद लेके नहीं आऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद, मुझे मतलब यूट्यूब से मुझे खुद मतलब लगता है असल में डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर अगर मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ लेकर के, तो तुम आ जाना, नहीं तो बिल्कुल नहीं आना। बैच में जितनी मेहनत करूँ, कहूंगा ये करना है तो कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसको करवाना है मुझे, कुछ चीजें मैं ऐसी कर रहा हूँ कि इसको अगर आपने कर लिया तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे चल रहा है, मेरा प्रोसेस चालू हो गया है, लास्ट टाइम पर उसका रिवीजन करा दूंगा पूरा का पूरा मैं। ठीक है, तो बस कमर कस लो। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे। तो लेक्चर नंबर 3 था, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अच्छा, आगे का प्रोसेस चालू हो गया आज, कितना हो गया देख लो। ठीक है, इम्यूनिटी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने चैप्टर एनसीईआरटी के पहले पहले पेज से नहीं स्टार्ट किया, पहले मैंने इम्यूनिटी कराया है, फिर मैं कॉमन डिसीज कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, कैंसर कराने के बाद या इसके बाद ही कॉमन डिसीज चालू कर दूंगा। कॉमन डिसीज से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का पहला पैरा। अभी इम्यूनिटी वाला पार्ट पूरा फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इस पूरे चैप्टर की जान है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी में बहुत बेसिक मैंने करा दिया है। ठीक ठीक है, कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इननेट और एक्वाइड, फिर इननेट को मैंने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिवाइड किया, और एक्वाइड को थर्ड लाइन में डिवाइड किया। इनके एग्जांपल्स मैंने करा दिए अच्छे तरीके से, एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक्वाइड मैंने स्टार्ट कर दिया था, और एक्वाइड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है, मैंने उसकी फीचर्स बताए थे, एक्वाइड इम्यूनिटी के फीचर्स क्या है। ठीक है, फीचर्स बताने के बाद जो एक्वाइर्ड इम्यूनिटी पे इम्यूनिटी है वो किस पर बेस्ड होती है, वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है। एक्वाइर्ड इम्यूनिटी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एंटीजन एक्सप्लेन कर दिए थे। एंटीजन मैंने बताया था कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन होना चाहिए, बॉडी के बाहर का होना चाहिए, बॉडी का अपना पार्ट, वो एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा। एंटीजन वो होता है जो बॉडी में एंटर करने के बाद आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टूमुलेट करता है, समझ रहे हो, उसको उद्दीपित करता है, स्टूमुलेट करता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, समझ रहे हो ना, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन नंबर 1, 4 बातें ध्यान रखनी है, वो बॉडी के लिए फॉरेन होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। नंबर 2, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा होना चाहिए। नंबर 3, उसमें एंटीजेनेसिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा एंटीजन जो बॉडी में एंटर आए तो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर कुछ एंटीबॉडी होते हैं,
क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीजन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट के अलावा और भी सेल होते हैं जो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी होते हैं और ऐसे एंटीबॉडी जो एंटीजन को पकड़ के रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर भी, ठीक है, एंटीबॉडी होते हैं लाइक आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडी एंटीजन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो उस एंटीजन को पकड़ते हैं। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, इसको बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। और ये इंटरेक्शन इतना तगड़ा होना चाहिए कि उस बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करे डिवाइड करने के लिए। जब उसमें डिवीजन होगा, जब इसमें डिवीजन होगा, खाली कार्बोहाइड्रेट एंटीजन नहीं होते बेटा, एंटीजन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, और कुछ लिपिड भी एंटीजन की तरह काम करते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, तो उसमें एंटीजेनेसिटी भी होनी चाहिए और साथ में इम्यूनोजेनेसिटी भी होनी चाहिए। एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये चार बातें ध्यान रखनी है। इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी सही मायने में वो परफेक्टली एंटीजन है। समझे या नहीं समझे? यस। इस समय बहुत बढ़िया। हाँ, चैट प्राइवेट, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, कर देता हूं प्राइवेट, बिल्कुल सही कर दिया मैंने। कर दिया आपकी कमेंट देख लिया था मैंने, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना बेटा कि मैंने पहले फिर से एक बार क्योंकि मैं एंटीजन बता दिया, एंटीबॉडी में स्टार्ट कर रहा हूं। एंटीबॉडी स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज है जो आपको मात दे सकती है। आप सिलेबस भी खत्म कर लोगे, आप हो सकता है रिवीजन भी कर लोगे, आपको लगेगा मैं पेपर सॉल्व करके भी आ जाऊंगा, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार बहुत ज्यादा है। सीटें बढ़ी हैं पर उसके रिस्पेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ठीक है, समझना। क्योंकि एज का क्राइटेरिया मामला उन्होंने गड़बड़ कर दिया, इससे बच्चा और ज्यादा अपीयर हो गया, ठीक है। एजुकेशन कॉस्ट बहुत सस्ती हो चुकी है, 2-2.5 हजार में कोई चीज मिल रही है, तो बच्चे कोई भी पढ़ने को मतलब अंदर से एक्टिवेट हो जाता है। तो इस बार ध्यान रखना, एक ही जगह मात खाओगे। मैक्सिमम भाई कोर्स सब सब बच्चे खत्म कर रहे हैं, सारे बच्चे कोर्स खत्म कर रहे हैं, सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे रिवीजन करेंगे, पर सिलेक्शन सबका नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा, समझ रहे हो, जो स्पीड के संग एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है, जिसके नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, स्पीड के संग एक्यूरेसी कर रहा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेगा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। वो तभी पॉसिबल है वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यार लिख लो यार, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा। अब इस भीड़ में जो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा है। इस भीड़ में जो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा, उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। क्वेश्चन करने की भी एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है जो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन करने कैसे चाहिए, अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए, ठीक है। और उसमें भी उनकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है जो क्वेश्चन करने के बाद उसकी एनालिसिस भी करते हैं और उस एनालिसिस पर काम करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस भीड़ में से कहां पर आते हो, ठीक है। आपको सबसे अलग उठना पड़ेगा, तभी जाकर के वो रिमेनिंग सीट पर आप दावा कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, सिलेबस खत्म करना, रिवीजन करना, एनसीईआरटी पढ़ना, ये सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सब बच्चा कर रहा है। सिलेबस सिंपल हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है, समझ रहे हो? हाँ, आ जाओ। और कंसेप्चुअल, रटने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल उठा रहे हैं लोग। आपके सामने एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमने, ठीक है। पहले तो एंटीबॉडी होते क्या है? एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्लियर है बिल्कुल? पर एक बात भी, ये भी ध्यान रखना, बस लास्ट बोल रहा हूं, 4 महीने बहुत होते हैं। मैंने 3 महीने के अंदर लोगों की किस्मत चेंज होते देखा है, ठीक है। 4 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या बोलते हैं एंटीबॉडी को? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कुछ गड़बड़ है भाई, क्यों नहीं चल रहा? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं एंटीबॉडी को। हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है।
इम्यूनोग्लोबुलिन जो एक प्रोटीन होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलो, एंटीबॉडी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन को आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पर आ जाओ। स्ट्रक्चर में आपको 4 पॉलीपेप्टाइड देखने को मिल रही हैं। अच्छा, किस नेचर की होती है, बाई चांस कोई पूछे तो क्या बताओगे? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोजन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, आपके सामने नजर आ रहा है 4 पॉलीपेप्टाइड। कितने चेन होते हैं यहां पर? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करूं तो कितने पॉलीपेप्टाइड नजर आ रहे हैं यहां पर, पॉलीपेप्टाइड? अगर पॉलीपेप्टाइड की बात करूं, कितने पॉलीपेप्टाइड नजर आ रहे हैं यहां पर? 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। दो इसमें हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन। दो तो इसमें, अरे यार, दो इसमें हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। दो हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, ठीक है। आपके सामने है, ये 2 हैवी चेन दिख रहे हैं और 2 लाइट चेन दिख रहे हैं। तभी तो इन 4 पॉलीपेप्टाइड की 2 हैवी 2 लाइट की हम क्या बोलते हैं इसको, H2L2। 2 हैवी और 2 लाइट, 2 हैवी और 2 लाइट। हर पॉलीपेप्टाइड के 2 छोर होते हैं, एक एन छोर और एक सी छोर, ठीक है। एक एन छोर, एक एन छोर, एक सी छोर, समझ रहे हो? एक तरफ एन टर्मिनस होता है, एक सी टर्मिनस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। टेस्ट में इम्यूनोलॉजी पूरी आ रही है, मान के चलो, ठीक है। और कुछ बैक पोर्शन भी हम ले सकते हैं, बता देंगे आपको। तो ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, समझना। 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, ये 2 हैवी चेन है, दिखा भी रखा है हमने। ये हैवी चेन है, ये 2 लाइट चेन है, ठीक है। 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, समझने की कोशिश करना। हर पॉलीपेप्टाइड के देखो यहां पर, हर पॉलीपेप्टाइड के एक साथ एक तरफ तो क्या होगा, एन टर्मिनस, तो दूसरी तरफ क्या होगा इसका, सी टर्मिनस। इसका इधर एन है तो इधर क्या होगा, सी टर्मिनस। इधर एन है तो इधर सी टर्मिनस। ऐसे इसका भी इधर सी टर्मिनस है, सी छोर, तो इधर इसका एन छोर होगा। NH2 फ्री होगा वो एन छोर है, सी डब्ल्यू एच फ्री होगा वो सी टर्मिनस है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये इसका एन छोर होगा तो ये इसका सी छोर होगा। ये ध्यान रखना है आपको, हर पॉलीपेप्टाइड के 2 छोर होते हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड है, 4 पॉलीपेप्टाइड के एन छोर और सी छोर। जो इनके एन छोर होते हैं, एन टर्मिनस, ध्यान से देखोगे ये एन टर्मिनस जो दिख रहे हैं आपको, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जो एन टर्मिनस है। जो एन टर्मिनस है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो आपको एन टर्मिनस दिख रहे हैं ना, जो एन टर्मिनस दिख रहा है ना आपको, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। जो सी टर्मिनस होते हैं ना, जैसे मान लो ये एंटीबॉडी किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, मान लो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे जुड़ी हुई है। मान लो ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस से चिपकी हुई है, ये बी लिम्फोसाइट है। तो सी टर्मिनस जो होते हैं ना, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं।
यानी सी टर्मिनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स रखते हैं, जबकि एन टर्मिनस एंटीजन बाइंडिंग साइट रखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, एन टर्मिनस, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, सी टर्मिनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स। क्लियर बिल्कुल। अब ध्यान से देखोगे इन चेन के अंदर जो एन टर्मिनस है, जैसे मानो यही एक एंटीबॉडी, सारी एंटीबॉडी तो ऐसी होती है वाई शेप, पर इस इनके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है। अगर 10,000 टाइप के एंटीजन हैं तो उनके लिए 10,000 टाइप की एंटीबॉडी होंगी, पर सारी एंटीबॉडी देखने में ऐसी होंगी। जैसे मानो एक ताला है, एक ताला है, समझने की कोशिश करना, ये ताला है, ताला है, ये ताले की वो जगह है जहां पर चाबी लगती है, ठीक है, और ये चाबी है। मैं आपसे कहूं सारे ताले देखने में एक जैसे लगते हैं और सारी चाबियां देखने में एक जैसी लगती हैं, पर हजारों टाइप के ताले के लिए चाबियां हजारों टाइप की होंगी। एक चाबी से सारे ताले नहीं खुल सकते। तो एक्चुअल में इन सारी चाबियों में जो डिफरेंस है वो कहां पर है? किस चीज का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? ये साइट्स, ये साइट दिख रही है ना, ये साइट लॉक बाइंडिंग साइट्स हैं, लॉक बाइंडिंग साइट्स हैं। इट इज अ वेरिएबल साइट्स, ये चाबी की वेरिएबल साइट्स हैं। ये चाबी की वो साइट्स हैं, ये चाबी की कांस्टेंट साइड है, ये कांस्टेंट है, ये ताले का कांस्टेंट है, ये ताले का कांस्टेंट है, पर ताले के अंदर का ये वेरिएबल है। समझ रहे हो? वेरिएबल का मतलब है अगर 1,000 टाइप की चाबियां हैं तो 1,000 टाइप की चाबियों के अंदर सिर्फ यहीं पर अंतर होगा, ये कॉमन सबके अंदर होगा। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, समझे या नहीं समझे? हाँ, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि ये एंटीबॉडी देखने में सारे एक जैसे हैं, पर इनके कुछ रीजन वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल रीजन कौन से होते हैं? देखो, ये ऊपर वाले रीजन वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है। जबकि नीचे वाले रीजन सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। फिर यहां पर भी इस तरीके से दो पार्ट होते हैं, ये ऐसे ऐसे, कांस्टेंट रीजन है और ये भी कांस्टेंट रीजन है। यानी एंटीबॉडी के सारे रीजन कांस्टेंट होते हैं एक्सेप्ट एन टर्मिनस वाले रीजन, ये वेरिएबल रीजन होते हैं। ये हजारों टाइप की एंटीबॉडी होंगे तो उसके हिसाब से ये हजारों टाइप के होंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो एक बात समझ में आ गई, जिस तरीके से चाबियां चाबियां सारी देखने में एक जैसी होती हैं, पर फिर भी हर ताले की एक अलग से चाबी होती है। ये निर्भर करता है चाबी के आगे का भाग, उसका वेरिएबल रीजन। समझ पा रहे हो ना? समझे नहीं समझे? हाँ, तो ये वेरिएबल रीजन, ऐसे ही एंटीबॉडी के जो एन टर्मिनस वाले रीजन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। एंटीजन के अनुसार इनमें परिवर्तन हो सकता है। आई या नहीं आई? डिफरेंस बिटवीन एंड एंड सी टर्मिनल, यार तो तुमने तो उसका मतलब बायोमोलिक्यूल, यार अब तो बायोमोलिक्यूल हो चुका है क्योंकि तुम कर चुके हो बायोमोलिक्यूल, मुझे लग रहा है शायद ये 12th वाला चालू हो रहा है तुम्हारा या हो चुका, क्या बताऊं यार। अरे एक प्रोटीन के दो छोर होते हैं भाई, जैसे एक अमाइनो एसिड है, ये एच हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, COOH और NH3, ये एक अमाइनो एसिड है ना। अब एक अमाइनो दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, फिर से जोड़ो उसको, NH3 CH COOH। जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यहां से तो क्या, यहां से गया H, एक H2O निकलेगा ना यहां से, तो यहां से एक H2O निकलेगा, H2O निकलेगा। H2O कैसे निकलेगा? यहां से OH गया और यहां से एक H गया, एक H गया। समझ रहे हो? तो क्या फाइनल क्या बनेगा यहां पर? OH गया, C, अरे डबल बॉन्ड O कर दो, इधर कर दो, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा ना बीच में, यहाँ N कर दो, NH2 बनाना है हमें, NH2, NH2 ऐसे लिख दूं, चलेगा क्या?
1 2 3, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, यहां से एक H2O निकाल दिया आपने, H2O निकला तो इधर को ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पूरी चेन बन जाएगी। हर चेन के एक छोर पर N फ्री होगा और हर चेन के दूसरे छोर पर COOH फ्री होगा। आप समझ रहे हो, एक छोर पर NH फ्री होगा, एक तरफ COOH फ्री होगा। इसको N टर्मिनस बोलते हैं, N टर्मिनस। इसको C टर्मिनस बोलते हैं, C टर्मिनस। समझ रहे हो, हर एक पॉलीपेप्टाइड के दो छोर होते हैं, N टर्मिनस और C टर्मिनस। समझे या नहीं समझे? ऐसे ही ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनके N छोर हैं और C छोर हैं, N छोर हैं, C छोर हैं, ठीक है। ठीक है, इनके ये वेरिएबल रीजन है, ये रिमेनिंग कांस्टेंट रीजन है, ठीक है, चाहे लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो। अब लाइट चेन और हैवी चेन में अटैचमेंट की बात आ रही है, इनको जोड़ता कौन है? तो ध्यान से देखोगे, ये डाइसल्फाइड ब्रिज नजर आ रहा होगा आपको, डाइसल्फाइड ब्रिज। ध्यान से देखो, ये आपको डाइसल्फाइड ब्रिज नजर आ रहा है। ये डाइसल्फाइड ब्रिज लाइट चेन को बांधने का काम कर रहा है। डाइसल्फाइड ब्रिज देखो उसको बांधने का काम करता है। डाइसल्फाइड ब्रिज, ऐसी डाइसल्फाइड ब्रिज इसके अंदर भी होते हैं। ये डाइसल्फाइड ब्रिज, ये डाइसल्फाइड ब्रिज, ये डाइसल्फाइड ब्रिज। इतना ही नहीं, ये डाइसल्फाइड ब्रिज लाइट चेन को हैवी चेन से भी जोड़ते हैं। ये लाइट डाइसल्फाइड ब्रिज लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ते हैं और हैवी चेन को भी आपस में जोड़ते हैं, हैवी चेन को भी आपस में जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं? समझना मेरी बात, टोटल नंबर पूछेगा। टोटल नंबर पूछेगा, और ये नंबर हैवी चेन के बीच में भी पूछ सकता है और लाइट चेन के बीच में भी पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सही। ये बिटवीन हैवी चेन और बिटवीन लाइट चेन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल नंबर कितने होंगे डाइसल्फाइड पे, जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डाइसल्फाइड में बॉन्ड होते हैं। टोटल डाई सल्फाइड बॉन्ड कितने होंगे? आप बोलोगे 16 होंगे, 16 16। ऐसे पूछेगा बिटवीन, बिटवीन हैवी चेन, ऐसे पूछेगा बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन। तो हैवी चेन के बीच में कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2। हैवी और लाइट के बीच में कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछे गए। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं, बिटवीन हैवी चेन कितने होते हैं, और बिटवीन हैवी और लाइट चेन कितने होते हैं, काउंट कर लो, एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है। समझे नहीं समझे? हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। H2 नहीं होगा, H2 कहां लिख दिया तुमने? सही तो है, हैवी। H हैवी को रिप्रेजेंट करता है और L लाइट को रिप्रेजेंट करता है, H2L2। सेट इन फोर ब्रेन, बहुत समझ गए, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड ही है। क्या हो गया भाई? स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड ही है। जैसे मैं आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बताऊंगा, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जैसे कराया था मैंने आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। सर ये AGM क्या बोल रहे हो? ये टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन किस आधार पर आप बता रहे हो? तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। हैवी चेन 5 प्रकार की होती है, लाइट चेन 2 प्रकार की होती है, पर लाइट चेन के प्रकार से हमें मतलब नहीं है, सिलेबस में नहीं है। हैवी चेन के प्रकार आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब हैवी चेन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, 5 टाइप की होती है, 5 टाइप की। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जिनके पास ए हैवी चेन होगी उसको इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोलेंगे, समझना।
जिसके पास ए हैवी चेन होगी उसको इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोलेंगे। जैसे ए की जगह मैं पहले जी करा दूं चलेगा क्या? जिसके पास, अच्छा जी ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो, जिसके पास हैवी चेन 5 प्रकार की होंगी, जिसके पास गामा हैवी चेन होगी उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास गामा जी को रिप्रेजेंट करेगी, म्यू एम को रिप्रेजेंट करेगी, अल्फा ए को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, डेल्टा डेल्टा डी को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा डेल्टा, अब क्या बचा हमारे पास? ई, एप्सिलॉन। तो एक्चुअल में ये हैवी चेन जो होती है 5 प्रकार की हो सकती हैं। ये हैवी चेन 5 प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, हैवी चेन 5 प्रकार की हो सकती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, गामा हो सकती है, म्यू हो सकती है, अच्छा इसको थोड़ा अल्फा ऊपर कर दूं अगर चलेगा क्या? परसेंटेज इसी में ऐड कर देता हूं मैं, इसलिए एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। अल्फा कर दो और यहां म्यू कर दो। एक चीज और इसमें ऐड कर दूंगा जो पूछी जाती है। गामा जिनके पास चेन है उनको नाम रख दिया हमने इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जिनके पास अल्फा चेन है उनका नाम रख दिया इम्यूनोग्लोबुलिन ए। जिनके पास म्यू है उनको नाम रख दिया इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू एम। डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो 5 प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। किस आधार पर 5 प्रकार में डिवाइड किया? हैवी चेन के आधार पर। हैवी चेन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्योंकि इनके पास गामा हैवी चेन थी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्योंकि इनके पास अल्फा हैवी चेन थी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम क्योंकि इनके पास एम मतलब म्यू, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, हैवी चेन थी। डेल्टा मतलब डी हैवी चेन थी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एप्सिलॉन मतलब आईजीई, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 5 प्रकार के एंटीबॉडी हो सकते हैं, इनके क्लासिफिकेशन भी इसी में हमने ऐड कर दिया। यहां तक कोई डाउट? हाँ, परसेंटेज में क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको ऐड कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास तो यही होते हैं मैक्सिमम। 10 से 15 आप इनको डिवाइड कर सकते हो, 5 से 10 में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास ये, और लेस देन 1% के आसपास ये। तो ये रिड्यूसिंग पैटर्न मैंने लिख दिया है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, सबसे कम कौन से होते हैं? सबसे कम जो होते हैं आईजीई होते हैं। एलर्जी, एलर्जी के टाइम पर इनका नंबर बढ़ता है, नहीं तो इनकी जरूरत ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत कम होते हैं आईजीई। यहां तक बताओ, कोई डाउट शाउट है किसी को? बीएमएस, हाँ हैवी चेन। तो ये वाली बात समझ में आई। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या है, किस नेचर के होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो कहीं ना कहीं एंटीजन की बाइंडिंग में हेल्प करेंगी। कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी होती है जो एंटीजन से बाइंडिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है एंटीबॉडी। 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन के आधार पर इसका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किया है। इनके एक तरफ एन छोर, एक तरफ सी छोर होते हैं। सी छोर मतलब एन सी टर्मिनस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट्स। एन छोर मतलब एन टर्मिनस, एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, रिमेनिंग सारा पार्ट कांस्टेंट होता है, लाइक का की। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, डायरेक्ट डायग्राम से पूछे जा सकते हैं। टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको ध्यान रखने हैं 16। बिटवीन हैवी चेन, बिटवीन हैवी चेन 2 नजर आ रहे हैं, हैवी और लाइट चेन भी 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हैवी चेन के बेस पर हुआ, जिनमें गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन चेन थी, उसके बेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और रिड्यूसिंग पैटर्न भी बता दिया। मैक्सिमम बॉडी के अंदर आईजीजी मिलते हैं और मिनिमम बॉडी के अंदर आईजीई मिलते हैं। आईजीडी सबसे कम नहीं होता बेटा। कौन है? केशव लिख रहा है, कौन लिख रहा है? आईजीडी सबसे कम नहीं होता, आईजीई सबसे कम होता है, समझ रहे हो? आईजीई, क्योंकि ई एलर्जी के टाइम पर ही बनता है। जो एलर्जिक लोग होते हैं
जिनके अंदर एलर्जी हर समय मेंटेन रहती है, उनके अंदर आईजी ही बढ़ा हुआ होता है, नहीं तो आईजी सबसे कम होता है। जैसे बैसोफिल, बैसोफिल बैसोफिल हमारी बॉडी में सबसे कम होते हैं, ऐसे ही आईजीई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में सबसे कम होते हैं, लेस देन 1%। समझ रहे हो, लेस देन 1%, जबकि आईजीडी 1% के आसपास होते हैं। समझे केशव, समझ में आया? वो मैं अभी बता रहा हूं, ये पहले बेसिक समझ में आया सारा एंटीबॉडी से रिलेटेड। हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर मैंने बता दिया, एकदम बढ़िया, सुपर। आगे आ जाओ, यहां तक मुझे बताओ पहले, जितना मैंने करा दिया उसमें कोई डाउट्स आउट है? जितना करा दिया इसमें बताओ, कोई डाउट्स आउट है? इतना मैंने करा दिया, इसमें कोई डाउट्स आउट है? फंक्शन में करा रहा हूं, फंक्शन में करा रहा हूं, नो डाउट। चलो नेक्स्ट, अब मैं एक एक करके उठा लेता हूं। पहले मैं आईजीजी उठाऊंगा, फिर आईजीए उठाऊंगा, फिर आईजीएम उठाऊंगा, ठीक है, और कंपाइल ही कर देता हूं इनको, ठीक है। अच्छा, अच्छा, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीजी से उठाते हैं, जिनमें गामा चेन होंगी वो जी होंगे, मैक्सिमम यही होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास मैक्सिमम आईजी जी होते हैं हमारी बॉडी में, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आईजीजी की, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है आईजीजी का, मोनोवेलेंट होते हैं, जैसे डायग्राम मैंने बनाया था अभी, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट होते हैं, एक ही एंटीबॉडी होती है तो मोनोवेलेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, इन एंटीबॉडी की ये साइट दिखाई थी ना मैंने, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, समझ रहे हो। एंटीजन बाइंडिंग साइट को मैंने एक नाम दिया था, याद हो आपको, क्या बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को, जरा बताओ कमेंट में। एंटीजन अल्फा गामा क्या है, अल्फा गामा इनके नाम है बेटा, अल्फा गामा हमने नॉमेनक्लेचर किया, उसके बेस पे तुमने क्लासिफाई किया। जरा बताओ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को हम क्या बोलते हैं, जरा फटाफट बताओ क्या बोलते हैं। अरे वाह, पैराटोप्स, आइसोटोप्स नहीं, पैराटोप्स, पैराटोप्स, ठीक है। ये पैराटोप्स है, पहला पैराटोप्स नजर नजर आ रहा है, दूसरा पैराटोप्स यहां नजर आ रहा है, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट को पैराटोप्स, पैराटोप्स। कितने पैराटोप्स नजर आ रहे हैं यहां पर, दो, ये पूछेगा कितने पैराटोप्स होते हैं, दो नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, ये ध्यान रखना, ये फंक्शन यही काम नहीं आते, ये फंक्शन पूरी बायोलॉजी के अंदर काम आते हैं, पूरी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, इसीलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, क्रॉस द प्लेसेंटा। याद हो मैंने कहा कराया था, क्रॉस द प्लेसेंटा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर, हाँ पैराटोप्स, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में बताया था मैंने कि आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होती है, क्योंकि सबसे छोटी होती है, जबकि आईजीएम पेंटावेलेंट होती है, बहुत बड़ी होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर मैंने ये भी बताया था, इम्यून सिस्टम के अंदर जब पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है तो आईजीएम का नंबर बढ़ता है, ठीक है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी आईजीएम फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप समझ रहे हो, जबकि आईजीजी सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंक्रीज
नंबर इन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये 4-5 पॉइंट याद रखो बस, ज्यादा बहुत ज्यादा मैं नहीं करा रहा आपको, मेन पॉइंट यही है, ठीक है। जैसे नंबर 2 आईजी की बात ले लेते हैं, आईजीए ले लेते हैं, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ए का मतलब क्या है, जिनके पास अल्फा चेन होगी वो ए है। बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे, लगभग 10 से 15% के आसपास, ठीक है। अगर आईजीए की बात करूं तो कैसे होते हैं आईजीए, आईजीए देखने में डाइवेलेंट होते हैं, दो एंटीबॉडी के जुड़ने से बनते हैं डाइवेलेंट। दो डाइवेलेंट, ठीक है। दो एंटीबॉडी आपस में जुड़े होते हैं, एक जे चेन होती है उसके थ्रू, जे चेन इनको जोड़ के रखती है, जे चेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे इनके पास, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट, डाइवेलेंट। तो नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे जरा बताओ, नंबर ऑफ पैराटोप्स 4 ये पूछेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे, 4। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टर्म नहीं आएगा क्योंकि ना छोटे हैं ना सबसे बड़े हैं, ठीक है। इनकी खास बात क्या है जीए की, ठीक है, बॉडी के जो सीक्रेशंस होते हैं ना, सीक्रेशन स्राव, जैसे सलाइवा हुआ, ठीक है, बॉडी का सीक्रेशन है। मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम हुआ, बॉडी का सीक्रेशन है, ठीक है। म्यूकस हुआ, बॉडी का सीक्रेशन है। सलाइवा, म्यूकस, मदर का फर्स्ट मिल्क, इन सब के अंदर आईजीए एंटीबॉडी होते हैं, और एंटीबॉडी नहीं होते, मतलब डिफरेंट टाइप की आईजीए एंटीबॉडी होंगे, सेवरल आईजीए एंटीबॉडी होंगे, एनसीईआरटी की लाइन, सेवरल, ठीक है। तो आईजीए ही होते हैं और कोई क्यों नहीं होते, ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन। जैसे बॉडी सीक्रेशन का मतलब सलाइवा, म्यूकस, मदर फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा यही मिल रहे हैं, भरे पड़े हैं। तो दो बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने नजर आ रहे हैं, 4, और ये जे चेन से आपस में जुड़े होते हैं, जे चेन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हम्म, बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल सही, कोलेस्ट्रम के थ्रू बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट है? ऑल सेट इन फोर ब्रेन, बहुत बढ़िया, यस, परफेक्ट, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक लिख भी लिया होगा साथ में आपने, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट बीएमएस, नो डाउट। चल, नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमने दो एंटीबॉडी कर लिए, आईजी, आईजीजी और आईजीए। अब बात करेंगे आईजीएम। आईजीएम की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में पेंटाबैलेंट होते हैं, कितने होते हैं, पेंटाबैलेंट, पांच पांच भुजाएं होती हैं इनके पास। चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं आईजीएम, नंबर 3।
IgM। M क्यों? कितने होंगे? लगभग अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 5 से 10% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। IgM कैसे होते हैं? पेंटावेलेंट होते हैं। लार्जेस्ट होते हैं, पेंटावेलेंट है तो लार्जेस्ट है। डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच। तीन, चार, पांच। और ये आपस में जे चेन से जुड़े होते हैं, ये भी जोड़ने के लिए जे चेन चाहिए। पेंटावेलेंट हैं तो बताओ जरा इनके पास नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे? फटाफट बताओ, कमेंट में बताओ इनके पास पैराटोप्स कितने होंगे। हाँ, जे चेन। जे चेन होती है, थोड़ा सा आप एमबीबीएस से पढ़ोगे, थोड़ा सा एक टर्म है जे चेन। जरा बताओ नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे इनके पास, तेजी से। नंबर ऑफ पैराटोप्स जरा बताओ कितने होंगे, फटाफट बताओ तेजी से। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। नंबर ऑफ पैराटोप्स बताओ कितने होंगे। बहुत बढ़िया, 10। यार तुम्हें सब पता है यार, तुम तो एकदम मास्टर हो चुके हो। चलो, यहां तक कोई डाउट? कहाँ होते हैं बस ये ध्यान ध्यान रख लेना, ठीक है। प्रेजेंट इन, देखो प्लाज्मा में भी होते हैं, मतलब सीरम के अंदर। प्लाज्मा सीरम एक ही बात है, मतलब एक ही बात का मतलब है, प्लाज्मा के अंदर ही सीरम होता है। सीरम एंड सरफेस, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर भी ये होते हैं। बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर भी होते हैं, जो एंटीजन को पकड़ने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4, IgD, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इसी में ऐड कर देता हूं, पांचवा भी छोटा सा ही है। IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। डी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ डेल्टा चेन होगी, ई इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन चेन होगी, ठीक है। परसेंटेज की बात करते हैं, ये भी बहुत कम होते हैं, लगभग 1%। पर सबसे कम की अगर बात आएगी, लेस देन 1 में बात आती है तो IgE, क्योंकि ये एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जी के टाइम पर ही बढ़ते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात आएगी, इनका स्ट्रक्चर मोनोवेलेंट होगा, इनका स्ट्रक्चर भी मोनोवेलेंट है, ठीक है। कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है। जबकि इनकी अगर मैं बात करूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, ठीक है। एलर्जी के टाइम पर ही इनके नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पैराटोप्स दोनों में बराबर होंगे, नंबर ऑफ पैराटोप्स दोनों में बराबर है, 2 ही होंगे, क्योंकि दोनों ही मोनोवेलेंट हैं। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बताओ किसी को कोई डाउट शाउट?
कुछ चीजें एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया है, जो इनडायरेक्टली कंसेप्चुअल चीजें समझने के लिए। बीएमएस याद भी हो गया, अरे वाह, चलो बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो एकदम सारे एंटीबॉडी क्लियर हैं, कोई डाउट शाउट? एलर्जी के लिए कौन, मतलब इनडायरेक्टली अभी एलर्जी और पढ़ाऊंगा आपको, उसमें भी कई चीजें आएंगी, ठीक है, चीजें समझनी होंगी आपको। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं, देखो इतना समझ में आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर बेस्ड है। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। तो एंटीजन क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया, और एंटीबॉडी क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी क्लासिफाई किया जा सकता है। यस, ये भी दो प्रकार की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये वैसे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कहां पर, डब्ल्यूबीसी में। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है, इसको आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हो आप इसको। जबकि उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलोगे, क्योंकि सेल पर बेस्ड है, बताता हूं अभी। इसको आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलोगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलोगे। इसको बी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलोगे, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलोगे, समझे? अच्छा, अच्छा, इसको सीएमआई शॉर्ट फॉर्म भी इसकी पूछ रहे थे कभी कभी, इसको सीएमआई बोलते हैं, सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको आप एएमआई बोल सकते हो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को एएमआई, एएमआई। अच्छा, एंटीबॉडी कहां पर रिलीज होते हैं? एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में रिलीज होते हैं, इसलिए इसको बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड को हम हिमोरल बोलते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड हिमोरल, हिमोरल इम्यूनिटी। इसका एक नाम और हो सकता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्यों बोला ह्यूमोरल? क्योंकि ह्यूमोरल मतलब ही होता है बॉडी फ्लूइड, ह्यूमोरल का मतलब ही होता है बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी। समझे या नहीं समझे? यहां तक बताओ। यस या नो? हाँ, सीएमआई, सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आ जाओ। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आप जानते हो बी लिम्फोसाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव बी लिम्फोसाइट को हम एक नाम से जानते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल। एक्टिव इसलिए बोला क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी।
जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्टिव हैं, इसलिए प्लाज्मा सेल बोला। जो अभी एंटीबॉडी नहीं बना रहे उनको हमने मेमोरी सेल बोला, मेमोरी सेल। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो होती ही मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गए बी। अब यहां आ जाओ टी लिम्फोसाइट पर। इनका भी टाइप मैं लिखा चुका हूं आपको, एक बार फिर से लिखा देता हूं। एक तो होते टी हेल्पर सेल, एक होते हैं टी किलर सेल, एक होते हैं टी सप्रेसर, एस सप्रेसर सेल्स, और एक होते हैं टी मेमोरी। ठीक है, टी मेमोरी सेल। अगर मैं हेल्पर सेल की बात करता हूं ना, तो ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम। सबको कंट्रोल करते हैं हेल्पर टी सेल, पूरा इम्यून सिस्टम का कंट्रोलर है। तभी तो एचआईवी इनको उड़ा देता है। एचआईवी टारगेट सिर्फ हेल्पर टी सेल को करता है, इनका नंबर कम कर दो पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म। किलर जो होती है वो किसको टारगेट करती हैं? ये किल करती हैं कैंसर सेल, मतलब ह्यूमन सेल को ही किल करती हैं। और कौन सी सेल? जिनमें कैंसर हो जाए या वायरस इन्फेक्टेड सेल हो, वायरस इन्फेक्टेड सेल। यानी ये किसी बाहर की सेल को नहीं मारती, ये उन सेल को मारती है जो अपनी है। पर अपनी वो सेल जिनके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, अपनी वो सेल जो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, कैंसर हो गया। अपनी वो सेल जिनके अंदर वायरस एंट्री कर चुका है, आप समझ रहे हो ना? हाँ, अपनी वो सेल जिसमें वायरस एंटर कर चुका है। तो दोनों ही सेल अपनी है, एक अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, दैत्य राक्षस की तरह बिहेव कर रही है, एक कंटिन्यू वायरस का प्रोडक्शन कर रही है क्योंकि वायरस उसको यूज करेगा। तो ऐसी सेल जिनके अंदर कैंसर हो गया, वायरस का इंफेक्शन हो गया, उनको मारने का काम करती है, यानी ह्यूमन सेल को मारती हैं, पर देख दाग करके। अगर ये हाइपर हो गई तो कैंसर और वायरस के अलावा नॉर्मल सेल को भी मार सकती है। तो इनको शांत रखना जरूरी है, सप्रेस रखना जरूरी है। तो सप्रेसर का काम क्या होता है? किलर सेल को सप्रेस रखना, इसलिए ये इनको सप्रेस करके रखती है। और मेमोरी दोनों जगह है, मेमोरी इधर भी है और मेमोरी इधर भी है। मेमोरी का मतलब है स्मरण शक्ति। अगर आप वैक्सीन आज लगवाते हो तो फ्यूचर में आपकी बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी बन जाती है, इस वजह से तो आप लगवा रहे हो। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कोई डाउट है किसी को? टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर नोट कर लो। ऑल सेट इन डीएनए। अच्छा, किसका डेवलपमेंट कहां होता है ये तो मैं आगे कराऊंगा, इम्यून सिस्टम में भी आएगा, ठीक है। कि अगर बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं और टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, दोनों का फॉर्मेशन, भाई सारे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? सारे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना है, सारे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, बी लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो में बनते हैं और वहीं मैच्योर होते हैं, पर टी लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो में बनते हैं पर मैच्योरेशन उनका थाइमस में होता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, थाइमस भी कराऊंगा अभी, उसमें आएगा ये। हाँ, ये आगे नहीं आ गया है, अभी आगे आगे आएगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, अब आ गया टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, समझे? टिश्यू ग्राफ्टिंग समझते हो? जैसे देखा होगा आपने
किसी की स्किन में कोई कट लग गया, ठीक है, स्किन का ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है, उसको टिश्यू ग्राफ्ट बोलते हैं। या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है, या आजकल लोग हेयर, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो हेयर में भी वो कहीं बाहर से हेयर नहीं लेते, अपने बॉडी के अलग पार्ट से हेयर उठाते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट में उनको हेयर को लगा देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, समझे या नहीं समझे? बीएमएस। अब इधर आ जाओ भाई, ऑल सेट इन स्माइली। ओके, बहुत सही, ठीक है, आपकी स्माइली तो चाहिए, ठीक है। चलो, अब टिश्यू ग्राफ्टिंग, कहते हैं ना, टिश्यू ग्राफ्ट करने से आप कहीं कट गए, जल गए, तो सही जगह से स्किन निकाल करके यहां लगा दी जाएगी, इसे टिश्यू ग्राफ्टिंग बोलते हैं। या किसी का जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, तो किसी का भी किडनी या लिवर किसी और को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, इसमें मैचिंग होती है। आप समझ रहे हो? हर किसी का किडनी या कोई भी टिश्यू किसी को भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम उसको स्वीकारेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। समझ रहे हो? अपना खुद का इम्यून सिस्टम उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देगा। पीएमएस, ठीक है, ठीक है, चलो, समझे? तो ध्यान रखना है आपको, अपना इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या टिश्यू ग्राफ्ट करते हैं, तो तीन चीजों पर फोकस करना करना पड़ता है, ठीक है। तीन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, ब्लड ग्रुप मैच करोगे। क्या करोगे? ब्लड ग्रुप मैचिंग, नंबर वन। नंबर वन क्या करने वाले हो? ब्लड ग्रुप मैचिंग। नंबर वन क्या काम करोगे? ब्लड ग्रुप मैचिंग करोगे, ठीक है, कर ली सर। अब क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप आपने मैच कर लिया, दोनों का ब्लड ग्रुप ठीक है, मैच कर गया, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देख लिया आपने, ठीक है। अब नंबर टू पर क्या आएगा? एक खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो टिश्यू की सरफेस पर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MSC मॉलिक्यूल बोलते हैं। MSC फर्स्ट एंड MSC सेकंड, ठीक है, समझना मेरी बात। नंबर टू जो मैचिंग होती है, नंबर टू मैचिंग होती है, किसकी होती है? MSC, इनको हेला सेल भी बोलते हैं। MHC नंबर टू किसकी मैचिंग होगी? MHC मैचिंग, MHC, MHC मैचिंग होगी। मैचिंग को हम हेला भी बोलते हैं, हेला, H, हेला, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, HLA, हेला, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ऐसे भी बोल सकते हो उनको, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। कहां गया दूसरा? ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, यानी एक इस तरीके के एंटीजन है जो स्पेशली ल्यूकोसाइड की सरफेस पर मिलते हैं, WBC की सरफेस पर मिलते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टिश्यू ग्राफ्ट के टाइम पर। इनकी मैचिंग बहुत जरूरी है। और ये ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, हेला या MSC मॉलिक्यूल, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, MSC फर्स्ट एंड सेकेंड। MHC फर्स्ट, MHC सेकेंड। अब इसका डिटेल पढ़ोगे आप MBBS में, ठीक है। पहले मैं यहाँ और भी डिटेल लिखाता था एक जमाने में, ठीक है, मतलब ऑनलाइन में भी मैंने बहुत डिटेल करा दिया है, बट अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब इसके आगे की नहीं जाने की जरूरत है। आप समझ रहे हो? हाँ, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी मैचिंग होती है। इनको हेला भी बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के एंटीजन है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ WBC या ल्यूकोसाइड।
ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट की सरफेस पर, ल्यूकोसाइट की सरफेस पर मिलते हैं। सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। इसके अलावा एक चीज और मैच करते हैं, जरा बताओ और क्या मैच करते हैं? मैच नहीं करते मतलब ये दो चीजें मैचिंग की जाती है। और जब भी ऑर्गन, जैसे मानो एक समझो इस तरीके से, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जब AIPMT था तब भी आया हुआ था। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी का किडनी खराब हो गया, किडनी, ठीक है, तो बाहर से किडनी आपको देने पड़ेगी। ठीक है, कितना भी मैच कर लो आपने, ब्लड ग्रुप भी मैच कर लिया, MSC भी मैच कर लिया, उठा के किडनी आपने लगा दी, भाई पता नहीं आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है कब क्या कर जाए। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी हाइपर एक्टिव हुआ तो किडनी से भी ढूंढ ढूंढ के कुछ चीजें ऐसी निकाल लेगा, यार ये तो अपना नहीं है, ये तो अपना नहीं है, अरे वाह तुम्हें याद है, हाँ, उठा के मार दो उसको। तो बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? जैसे मानो एक क्लास थी जिसमें बहुत सेंसिटिव बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, सेंसिटिव बच्चे थे, ठीक है, उस क्लास के अंदर कोई जगह खाली नहीं छोड़ते थे ये लोग, मतलब क्लास को मतलब बढ़िया तरीके से रखते थे। और उसमें बाहर का कोई दुष्ट बच्चा उसमें एंटर नहीं कर सकता, दूसरी क्लास का बच्चा उसमें एंटर नहीं कर सकता था। वो मतलब जीनियस लोगों की क्लास थी, एकदम बढ़िया। अब एक दिन मैंने कोशिश की उसको दूसरे बच्चे को एंटर कराने की, वो सारे बच्चे चढ़ पड़े उसकी, भाई भगा दिया उसको 2 मिनट में, इस क्लास में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, कुछ हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा ही होता है। अगर उस बच्चे को मुझे उस क्लास में एंटर कराना है तो क्या करना होगा, मैं उस बच्चे से कहूंगा तुम जाओ, ठीक है, इस क्लास के बच्चों को धीरे धीरे मदरा पान कराओ, ठीक है, मतलब ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या इसकी फॉर्म में कुछ भी कराओ इनको, ठीक है, इनको थोड़ा नशे में लेकर के आओ, इनको इनके ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस करो, ठीक है। और जब तुम रोज जाओगे, देखा होगा ना, मतलब आप अगर किसी को रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हो, ठीक है, बढ़िया चीजें खिलाओ, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती आपकी हो गई, आप पार्टी दे रहे हो, अच्छी चीजें खिला रहे हो, ठीक है, दूध पिला रहे हो बढ़िया, ठीक है, और बढ़िया पिज्जा भी खिला रहे हो, बर्गर भी खिला रहे हो, ठीक है, एक आपकी दोस्ती है। और एक और दोस्ती होती है, समझ रहे हो, एक और दोस्ती होती है, ठीक है, बस मात्र एक एक पैक शेयर कर लेते हैं, नहीं तगड़ी दोस्ती होती है, उसकी दोस्ती है क्या, एक दोस्ती बेकार है, ठीक है, मतलब खतरनाक दोस्ती होती है, समझ रहे, उस दोस्ती के आगे सारी दोस्तियां मतलब बेकार हो जाती हैं, समझ रहे हो। इसलिए मेरी दोस्ती तो हो ही नहीं पाती, इसलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की दोस्त डेट के अंदर वो दोस्ती बहुत तगड़ी दोस्ती है, ठीक है, समझ रहे हो, दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, उसके आगे तो अलग ही खेल चल रहा है उसका, तो पता नहीं क्या है। तो समझ रहे हो, तो सबसे क्या करना है, आप जब भी बॉडी में कोई भी, और सब कुछ मैच कर लिया, बॉडी में किसी को भी एंटर करा दो, कराने से पहले आपकी बॉडी को सप्रेस करना पड़ेगा, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा नशे में लाना पड़ेगा, थोड़ा उनको, समझ रहे हो ना, सप्रेस करना पड़ेगा। तो आपको देने पड़ेंगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, ठीक है। और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग की फॉर्म में एक हार्मोन होता है जो काम करता है, बताओ कौन सा हार्मोन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग की फॉर्म में काम करता है, जल्दी बताओ, कौन सा हार्मोन है जो इम्यूनो सप्रेसिव का काम करता है? कॉर्टिसोल, यार तुम्हें सब पता है, बहुत बढ़िया, सुपर। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसर का काम करता है, ठीक है। और एक ड्रग बड़ी फेमस है साइक्लोस्पोरिन, जो दी जाती है अक्सर कर, और साइक्लोस्पोरिन पर AIPMT जब था 2 बार क्वेश्चन आया था साइक्लोस्पोरिन के ऊपर, समझ रहे हो। तो अगला क्या करना पड़ेगा आपको, इम्यूनो सप्रेसिव यूज करने पड़ेंगे, यूज इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, या ऐसे भी कह सकते हो कॉर्टिसोल, या ऐसे भी कह सकते हो एग्जांपल, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का एग्जांपल कोई पूछे, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा समझ रहे हो, साइक्लोस्पोरिन याद रख लो, ठीक है, कॉर्टिसोल याद रख लो, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग याद याद रख लो, ये 3 चीजें हैं, इनके बिना आप कोई भी टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए कौन सा, टिश्यू को रिजेक्ट करने के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसमें टी लिम्फोसाइट, इधर लिख देता हूं मैं, इधर नहीं, या लिख देता हूं, ठीक है,
आपसे पूछे वो कौन सा इम्यून सिस्टम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो टिश्यू ग्राफ्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑलवेज टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यही टिश्यू ग्राफ्टिंग मतलब को रिजेक्ट करती है, मतलब ऑर्गन को रिजेक्ट करती है, ठीक है। टी किलर सेल, बिल्कुल सही। समझ, टिश्यू ग्राफ्टिंग में जो यूज होते हैं ना टिश्यू ग्राफ्ट के लिए, टी लिम्फोसाइट, समझ रहे हो? अब बताओ। अरे भगवान, अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई भी डाउट है, ठीक है? ध्यान रखना है इसमें, CMI मत भूल जाना, यही यूज होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर यही डिसाइड करती है कि किसको रखना है किसको भगाना है। समझ में आया नहीं आया? बताओ, कोई डाउट साउट यहां तक? हाँ बेटा, वार्म वाटर ही पी रहा हूं मैं आजकल, ठीक है। वार्म वाटर, स्टीम और गरारे, ये तीन चीजें ही चल रही हैं, ठंडा पानी तो टच ही नहीं करना। नो डाउट, बेहतरीन, सुपर। अब लास्ट में एक चीज और करा दूंगा इसके अंदर में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो आज का लगभग इम्यूनिटी अपना खत्म हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये और देख लो, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब देसी तरीके से समझो, एक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे मानो, अच्छा ये समझो, आपने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो पढ़े हैं ना आपने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी हो जाता है। हाँ, साइक्लोस्पोरिन, हाँ साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ठीक है, बहुत, ऑल सेट इन फोर ब्रेन, बहुत बढ़िया। CMI, हाँ थेरेपी, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके सर। समझो मेरी बात, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब जिसके अंदर एनर्जी खर्च होती है, पैसिव का मतलब विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो हो जाता है। ऐसी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी हमारी बॉडी को बनाने पड़ते हैं, एनर्जी खर्च करके बनाने पड़ते हैं, समझ रहे हो? तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। अगर हमारी बॉडी को बने हुए एंटीबॉडी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, भाई बने हुए एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डाल दिए जा रहे हैं, बने हुए पहले से कहीं बना के लाए और आपकी बॉडी को दे दिए गए, ठीक है, तो आपके लिए पैसिव इम्यूनिटी हो गई है। पर आपको काम करके, मेहनत करके, एनर्जी खर्च करके एंटीबॉडी बनाने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए एक्टिव इम्यूनिटी हुई। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जहां बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और बने हुए एंटीबॉडी, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी अगर बॉडी को प्रोवाइड कराते हो, होस्ट को प्रोवाइड कराते हो, तो होस्ट के लिए वो पैसिव इम्यूनिटी है। समझे या नहीं समझे? इसको मैं क्लासीफाई कर रहा हूं एक्टिव और पैसिव के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, भूल मत जाना। टाइमिंग मैं बता दूंगा, मॉर्निंग या इवनिंग कोई एक टाइम रखेंगे, ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम लोग लाइव में पार्टिसिपेट कर पाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अब प्रॉपर चलेगा। हो सकता है शाम को 8 बजे का टाइम होगा, जो भी होगा, पर अब सेशन चलेगा ये, ठीक है। क्योंकि कल जब बच्चे से डिस्कशन हुआ मेरा, ठीक है, कल और परसों 2-3 दिन के अंदर, बस ये मुझे तो पता थी, तो थोड़ा सा अंदर से एक आग और लग गई, ठीक है यार, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो 2 4 10 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो? आपको मैं करा सकता हूँ, साथ साथ में भी करा दूंगा, ठीक है। पर उससे मजा नहीं है, मजा आएगा इकट्ठे एक साथ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, उसमें प्रैक्टिस, मतलब मजा तब आएगा जब आप लाइव इन्वॉल्व होगे, ठीक है। तभी यार अंदर से एक मोटिवेशन आएगा और मैं सेशन को कंटिन्यू रख पाऊंगा, ठीक है। मतलब आपका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, और 1 घंटे बाद मुझे एनालिसिस और भेजनी है आपको, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कोई ना कोई, मतलब अपना ग्रुप बना हुआ है ना उसका, जो अपना संकल्प भारत का, उस पर आपको एनालिसिस भेजनी है कि सर मेरी एनालिसिस ये निकल के आई, ये मेरी एनालिसिस निकल के आज के उसकी सेशन की। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चा वाकई में, मतलब उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है, एनालाइज कर रहा है बच्चा। और एनालाइज करोगे ना तो यार रिजल्ट आएगा, बस और कुछ नहीं। एक्टिव यूनिटी और पैसिव यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, बस एग्जांपल ध्यान रखने और कुछ भी नहीं एक्टिव पैसिव के अंदर, ओनली सारा खेल एग्जांपल का है, सारा खेल एग्जांपल का है, ठीक है। व्हाइट ले लेते हैं। बस एक लाइन याद रखनी है और कुछ नहीं। अब इसको भी, हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो एक्टिव होती है ना वो स्लो तो होती है पर लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो फास्ट होती है पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होती फास्ट है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तभी तो कहते हैं ग्रोथ कर्व हमेशा स्लो चलता है, जो वो लंबे समय तक चलता है, जो फास्ट चलता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलता है। ये नेचर का ही कंसेप्ट है यार, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो एक्टिव की बात चल रही है ना, ये नेचुरल भी हो सकती है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। पैसिव की बात चल रही है तो पैसिव नेचुरल भी हो सकती है, पैसिव आर्टिफिशियल भी हो सकती है। बस एग्जांपल ध्यान रखने, समझाता हूं। नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। इतना नोट करो, ठीक है। अगर नेचुरल की बात की जाए, अगर नेचुरल की बात की जाए, अब समझो यहां पर क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय होस्ट। अब ये होस्ट के थ्रू एंटीबॉडी नेचुरल भी प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। अब नेचुरल कैसे, जैसे मानो कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंसान को कोरोना नेचुरली हो गया, फील्ड में क्या नेचुरल कोरोना हो गया, कोरोना हो गया तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे, 14 दिन के अंदर इन्फेक्शन खत्म होगा, फिर वो धीरे धीरे रिकवर होगा, पर एंटीबॉडी बन जाएंगे उसके अंदर। एक तरीका तो एंटीबॉडी बनाने का ये है, नेचुरल इन्फेक्शन। एक तरीका क्या है उसका, कि उसको हमने वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन लगा दी, वैक्सीनेशन कर दिया, तो भी एंटीबॉडी बन जाएंगे, समझ रहे हो, पर वो आर्टिफिशियल तरीका है, समझ रहे हो। तो दो तरीके हैं, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल के अंदर ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन। कोई रट्टा मत मारो, बस इतना याद रख लो, ठीक है। और यहां बात करेंगे वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन, समझ रहे हो, और नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, समझ रहे हो। कोई भी वैक्सीन आप लगवा रहे हो, वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो, फ्यूचर में वो चीज ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा, मेमोरी सेल बन जाएंगे, उस डिसीज को मारने वाले सेल पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, समझ रहे हो। यानी आप बॉडी से एंटीबॉडी बनवा रहे हो, पर वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही, अरे यार, एक मिनट बेटा, एक मिनट, फोन लगातार आ रहा है।
ठीक है। हाँ, जो नेचुरल लिख लो एक बार। अब समझना मेरी बात, जो समझिए तो उसमें कोई डाउट होगा नहीं आपको। अब मैं पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। पैसिव का मतलब है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हम बॉडी को प्रोवाइड करा रहे हैं, नेचुरली भी मिल रहे हैं बॉडी को और आर्टिफिशियली भी मिल रहे हैं। अब नेचुरल कैसे मिल रहे हैं समझो, नेचुरल कैसे मिल रहे हैं समझना मेरी बात। नेचुरल कैसे मिल रहे हैं समझो। नेचुरल जैसे कोलेस्ट्रम, मदर का फर्स्ट मिल्क बेबी को मिलता है तो उसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी होते हैं कोलेस्ट्रम के थ्रू, कोलेस्ट्रम के थ्रू। ठीक है। अगर मदर को कोई वैक्सीन लगती है, समझना, उस वैक्सीन के थ्रू जब आईजीजी एंटीबॉडी बनते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास अपने आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, या थ्रो प्लेसेंटा, थ्रो प्लेसेंटा। मदर को कोई चीज दी और बेबी को पैसिवली प्लेसेंटा के थ्रू मिल गई, समझ रहे हो। बेबी को, फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू पैसिवली मिल गई। तो दोनों केस नेचुरल के हैं और पैसिव के हैं। ठीक है। अब आर्टिफिशियल, आज की डेट में जब भी आपको देखा होगा आपको चोट लग जाती है तो एक इंजेक्शन लगता है एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। मतलब सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, वो वैक्सीन नहीं है, उसमें एंटीबॉडी होते हैं, बस कुछ समय के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल में आप दो चीजें यूज कर सकते हो। एंटीबॉडी मार्केट में जो आते हैं, एक तो एटीएस के आते हैं, एंटी टेटनस सीरम, जो इंजेक्शन लगता है एंटी टेटनस सीरम, समझना, एटीएस का इंजेक्शन लगता है। ठीक है। एक एटीएस का इंजेक्शन लगता है एंटी टेटनस सीरम, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी। एक होता है एंटी वेनम, एंटी वेनम इंजेक्शन। जैसे किसी स्नेक ने किसी को बाइट कर लिया, सांप ने खा लिया, ठीक है, तो हमने पहले से ही उसके एंटीबॉडी बना के रखे हैं। जब भी हमें पता है कोबरा ने खाया तो कोबरा की एंटीबॉडी तुरंत इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। या मल्टीपल वैक्सीन बन चुकी हैं, वो मतलब मल्टीपल ये एंटीवेनम इंजेक्शन आते हैं जिसमें हमें पता है यूपी रीजन में इतने टाइप के स्नेक हो सकते हैं, तो हमने मल्टीपल बना दिया कि अभी नहीं भी आप आइडेंटिफाई कर पाए कोबरा है, करेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। कौन सा स्नेक है आपको नहीं पता, आपको पता है यूपी में खाया था तो ये वाला ये वैक्सीन लगा दो, ये वाइल लगा दो, इसमें सारे एंटीबॉडी हैं जो उस रीजन के सारे स्नेक्स के थ्रू बनाए हुए हैं। ठीक है। एक ऑल पर्पस भी आती है, ठीक है, इसमें बहुत टाइप के मतलब हो सकते हैं। तो इस तरीके से एंटीबॉडी, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आते हैं मार्केट के अंदर एंटी वेनम के नाम से। और एटीएस का इंजेक्शन जो आप लगवाते हो, एंटी टेटनस सीरम, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, ये आर्टिफिशियली आप इनको लैब में बनाते हो तब बॉडी में इंजेक्ट कराते हो। ये नेचुरली बेबी को और फीटस को मिल रहे हैं, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिल रहे हैं या बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को मिल रहे हैं। ठीक है, नेचुरली मैकेनिज्म है। और ये क्या हो गया, एक्टिव, क्योंकि इसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को आप स्टिमुलेट कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, बस ये ट्रिक से मैंने लिखा दिया है, ट्रिक से मैंने याद करा दिया है, कोई चीज बचेगी नहीं आपकी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं इतना जानता हूं बस। ठीक है, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके, कुछ बचेगा नहीं। एनसीईआरटी मैंने इसमें पूरी ऐड कर दी है, आपकी पूरी एनसीईआरटी करा दी, कुछ छोड़ा नहीं है एनसीईआरटी का मैंने। ठीक है। अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करता हूं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, बता चुका हूं मैं आपको। स्पेसिफिसिटी, मेमोरी इसका मेन मतलब फीचर है, ध्यान रखना है। और अगर मेमोरी की बात करते हैं तो मैंने इम्यून रिस्पॉन्स बताया था यहां पर। ठीक है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी जो एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने वाला रिस्पॉन्स। इसको डिटेल में करा दिया है मैंने। फिर यहां पर ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। कौन कौन से लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इनको मैंने डिटेल में करा दिया है आपको। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, समझ रहे हो, क्या बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज हैं, सारे सारे क्या हैं, एंटीबॉडीज। द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस,
कि इनडायरेक्टली बी सेल को हेल्प करते हैं कि भाई तुम बनाओ एंटीबॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, टी सेल इसमें हेल्प करते हैं क्योंकि हेल्पर टी सेल पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। हेल्पर टी सेल बी सेल से भी कहते हैं कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। हेल्पर टी सेल मैक्रोफेज को भी कहते हैं तुम जाओ खाओ, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करो। हेल्पर टी सेल नेचुरल किलर सेल के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम भी जाके कुछ करो, कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट काम करो। और हेल्पर टी सेल किलर टी सेल को भी बनाते हैं, सप्रेसर टी सेल को भी इंड्यूस करते हैं, इनडायरेक्टली पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हो? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है कितनी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है, लाइट चेन और हैवी चेन। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से। मतलब एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं, पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड में कई बार पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड्स में, एक बार ओलंपियाड की तैयारी कराता था बच्चों को, तब ये मतलब रिपीट हुआ है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, इसलिए इसको H2L2 बोलते हैं, टू हैवी और टू लाइट चेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। अब डिफरेंट टाइप में मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है मैंने। ठीक है, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजी, बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है मैंने, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। AMEG, डी कहीं दे रखे हैं इन्होंने, अच्छा डी इन्होंने गायब कर दिए, कोई नहीं। आर सम ऑफ देम, कुछ सम ऑफ देम यानी सारे नहीं दिए, कुछ दे दिए इस तरीके से। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने। अच्छा, अब बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी मीट इम्यूनिटी है ना, जो ब्लड में होती है, तो ब्लड को हम बॉडी फ्लूइड बोलते हैं और फ्लूइड को हीमोरल बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड हीमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई। क्लियर है? टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, हो गया। सम ह्यूमरल ऑर्गन लाइक हार्ट, ठीक है, फंक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन इन आवर ओनली, ठीक है। अब ये लास्ट में मैंने टिश्यू ग्राफ्टिंग का करा दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज मैचिंग होती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने करा दिया है। और वाई इज इट दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी, किसी से भी हम ऑर्गन नहीं लेते क्योंकि 3 चीजों की मैचिंग की जाती है, हमारा बॉडी का सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, और एक्टिव पैसिव वाला पैरा मैंने अभी ऐड नहीं किया, वो मैंने अच्छे से करा दिया है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? मतलब एकदम परफेक्टली परफेक्टली सेट होना चाहिए, एकदम परफेक्टली आपके एकदम ब्रेन में बेहतरीन तरीके से। अब बस 2 चीजें हैं, एक रिवीजन करना है। अभी द्रोणा के थ्रू 3 चैप्टर कर लेंगे, फिर ये सीरीज फिर आगे चलती रहेगी रिवीजन वाली। और हर संडे को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, हर संडे को। ठीक है, और बीच में भी कुछ नई सीरीज लेके आऊंगा, पर अभी पहले मैं जितना चल रहा है इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। 12th वाला पोर्शन, 11th के लिए फिर मैं कुछ और लेके आऊंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।